हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 12 का जीव विज्ञान का 4 अध्याय हमने समाप्त कर दिया है। आज जो है अध्याय 5 बताएंगे। अभी तक आपने अध्याय 4 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चारों अध्याय मिलेंगे, वहाँ से आप उसे पहले देखिए, उसके बाद से जो है आप इस पार्ट को पढ़िए। अध्याय 5 जो है क्या, वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अध्याय बड़े हैं इसलिए हम जो है अध्याय को पार्ट्स में लेकर के आएंगे। तो ये जो है इस अध्याय का भाग 1 होगा। इसमें हमें जानना क्या है, हम क्या पढ़ेंगे इसमें। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि माता पिता से संतानों में लक्षण किस प्रकार से जाते हैं। माता पिता से संतानों में लक्षण किस प्रकार से जाते हैं, उन्हीं विधियों के बारे में जो है इस अध्याय में हमें जानना है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू कर रहे हैं इस अध्याय को, जो है क्या, तो वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, इसमें हमें जानना है माता पिता से जो लक्षण होते हैं संतानों में कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें आपका हेडिंग आएगा वंशागति या आनुवंशिकता। वंशागति या आनुवंशिकता। आनुवंशिकता इसको इंग्लिश में कहेंगे इनहेरिटेंस। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे क्या, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ये है क्या, इनहेरिटेंस है क्या, वंशागति है क्या, आनुवंशिकता है क्या। तो आपने जो है इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रूपरेखा क्लास 10th में पढ़ा होगा। यहाँ पे जो है आप ब्रीफली अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जान लेते हैं वंशागति है क्या। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। क्या, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यानी कि माता पिता से संतानों में जाना। माता पिता से संतानों में जो लक्षण जाते हैं वही लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और जो लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है। वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है। ये लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसे कि शरीर की लंबाई, बालों की बनावट, जैसे कि किसी के बाल जो है घुंघराले होते हैं तो उसकी संतान में भी वही बाल, आँखों का रंग, त्वचा का रंग, ये सभी लक्षण जो है माता पिता से संतानों में जाते हैं, यानी कि संतानों को उनके माता पिता से, पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। यही लक्षण जो है आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और ये लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और इसी को कहा जाता है वंशागति या आनुवंशिकता, यानी कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। इसी के बारे में जो है ये कैसे जाता है पूरे अध्याय में हमें जानना है। बात कर लेते हैं विभिन्नता का। विभिन्नता यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएशन। वेरिएशन। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, एक जीवधारी की जाति जो है दूसरे जाति से लक्षणों में भिन्न होती है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की 2 संतानें एक समान नहीं होती हैं, उनमें भी भिन्नता होता है। उनका जो आकार है या उनके त्वचा का रंग है या शारीरिक बनावट है आदि जो है क्या होता है, तो एक दूसरे से भिन्न होता है। ट्विंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे जुड़वे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। जुड़वा बच्चों में समानता होता है, इसको जो है हम आगे बताएंगे। लेकिन
एक ही माता पिता की दो संतानें जो है एक समान नहीं होती है, और इसी को हम कहेंगे क्या, विभिन्नता। इसी को क्या कहेंगे, विभिन्नता। तो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही, ये जो लक्षणों में अंतर पाया जा रहा है, एक जाति दूसरी जाति से भिन्न है, या एक ही माता पिता की दो संतानें एक दूसरे से भिन्न है, और जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले इसी अंतर को, इसी भिन्नता को कहते हैं क्या, विभिन्नता। तो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। ये विभिन्नता दो तरह से होता है, जैसे कि दैहिक विभिन्नता, जैसे कि शरीर का आपस में न मिलना, शरीर का आपस में न मिलना, जैसे कि त्वचा का रंग हो गया, शरीर की लंबाई हो गया, आँखों का बनावट हो गया। ये जो है दो भाइयों का जो है एक ही माता पिता के दो संतानों का एक समान नहीं मिलता है, तो ये कहलाता है क्या, दैहिक विभिन्नता। उसी तरह से होता है दूसरा जननिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता में क्या होता है, लिंग का अंतर होता है, जैसे नर और मादा का, नर अलग और मादा अलग। तो इसको जो है दो भागों में हम लोग बांट करके अध्ययन करेंगे। एक जो होता है दैहिक विभिन्नता और दूसरा होता है जननिक विभिन्नता। जननिक में जनन का अंतर होता है, जनन अंगों का अंतर होता है, जैसे कि नर और मादा का। बात समझ में आया? तो आगे देखते हैं ये विभिन्नता किसकी देन है, किस प्रकार के जनन की देन है। तो अध्याय 1 में हमने बताया हुआ है खूब अच्छे से, यहाँ पर भी आप जानिए। तो विभिन्नता जो है लैंगिक जनन की देन है। किस जनन की, लैंगिक जनन की। ये याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछता है हमेशा कि विभिन्नता किस जनन की देन है, तो लैंगिक जनन की देन है। अब जो है लैंगिक जनन के लिए कितने जीवों की आवश्यकता होती है, दो जीवों की आवश्यकता होती है। एक नर जीव होता है और एक मादा जीव होता है। नर जीव के जनन अंग में विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन, और जिसके द्वारा बनता है नर युग्मक। और मादा जीव में जो विभाजन होता है उसके जनन अंग में तो बनता है क्या, मादा युग्मक, मेल गेमिट्स एंड फीमेल गेमिट्स। जैसे कि मनुष्य को लिया जाए तो मनुष्य के जनन कोशिका में या मनुष्य की कोशिका में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र। अब इसमें विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन, तो युग्मक में कितने होंगे, 23। उसी तरह से मादा में भी 46 होंगे और इसके युग्मक में कितने हो जाएंगे, 26 युग्मक हो जाएंगे। अब इनके संयोजन से युग्मनज बनता है, युग्मनज। तो यहाँ पे नर युग्मक का 23 और मादा युग्मक का 23, यानी कि पिता से 23 गुणसूत्र और माता से 23 गुणसूत्र फिर से हो जाएंगे कितने, 46, यानी कि द्विगुणित। तो क्या हुआ, दोनों से यहाँ पे दोनों से युग्मनज का निर्माण हुआ, माता से और पिता से। तो इससे क्या हुआ, दोनों के लक्षण जो है संतति में गई, क्योंकि युग्मनज के भ्रूणीय विकास से ही नई संतति उत्पन्न होती है। तो दोनों से क्या हुआ, संतति में जो है ऑफस्प्रिंग में जो है उसके लक्षण गए। तो इसका जो लक्षण होगा मादा नर से भिन्न होगा और नर का जो लक्षण होगा मादा से भिन्न होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे भिन्नता उत्पन्न होगी कुछ न कुछ, और उसी को कहेंगे क्या, विभिन्नता। उसी को कहेंगे क्या, तो विभिन्नता। ये जो गुणसूत्र है इसमें का जो डीएनए ही है जो आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है। डीएनए जो है जैसी सूचना लेकर के जाएगा शिशु के पास, जैसी सूचना लेकर के जाएगा ऑफस्प्रिंग के पास, यानी कि अगली संतति के पास, वैसी ही रचना उस संतति में होगी। जैसे कि डीएनए जो है इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है शेप का, उसका शेप कैसा है, जैसे कि हाइट, यदि लंबे का हाइट लेकर के इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है तो उसका आकार लंबा होगा। यदि त्वचा के कलर का लेकर के जा रहा है, जैसा त्वचा का कलर होगा वैसे ही संतति में जाएगा। तो ये जो डीएनए है जिस कलर को, जिस इंफॉर्मेशन को संतति में लेकर के जाएंगे, जिस इंफॉर्मेशन को
संतति में लेकर के जाएंगे उसी तरह का संतति में लक्षण दिखाई देगा। और वही आनुवांशिक लक्षण है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाता है उसी को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। और इसी को कहते हैं क्या, वंशागति या विभिन्नता। बात समझ में आ रही है? यदि हमारी बातें समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जाना क्या, विभिन्नता किस प्रकार के जनन की देन है, लैंगिक जनन की देन है कि अलैंगिक जनन की, लैंगिक जनन की देन है। अलैंगिक जनन में क्या होता है भाई, अलैंगिक जनन में ये भी बताया गया है कि अलैंगिक जनन में जो है केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, एकल जनन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जनकों की संख्या 2 था, नर और मादा, और यहाँ पे केवल एकल जनन की आवश्यकता होती है। एकल जनक से ही नई संतति उत्पन्न होती है। जैसे कि अमीबा, ये क्या है, तो अमीबा है। अमीबा में जब विभाजन होता है तो यह 2 अमीबा बनाएगा, कई अमीबा बना सकता है, हम यहाँ पे 2 बनाया है, क्या है, तो यह जो है 2 अमीबा बनाएगा। एक ही जीव है ना, तो इसमें जो डीएनए विद्यमान होगा वही डीएनए तो इन जीवों में भी जाएगा ना। यहाँ पे तो डीएनए अलग था, मादा का डीएनए अलग और नर का डीएनए अलग, और गया संतानों में तो विभिन्नता उत्पन्न किया। लेकिन इस अमीबा के पास जो डीएनए होगा, जो सूचना होगा, वही सूचना तो जाएगा इसकी संतति में, कि परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा परिवर्तित नहीं होगा। तो क्या मतलब, जो सूचना उसके पेरेंट में है उसके डॉटर्स में भी वही जाएगा, उसके संतति में भी वही जाएगा। इसलिए जो है सेम टू सेम संतति जो है अपने पेरेंट के समान होगी, और इसी को कहेंगे क्या, अलैंगिक जनन। इसे ही क्या कहेंगे, तो अलैंगिक जनन कहेंगे। अब जब पेरेंट के समान संतति होती है तो इसको एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं क्लोन। क्लोन, और क्लोन किस प्रकार के जनन की देन है, अलैंगिक जनन की देन है। तो अलैंगिक जनन में भिन्नता क्यों नहीं होती, विविधता क्यों नहीं होती, तो यहाँ पे हमने उसको स्पष्ट कर दिया। अब जो है आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब इस आनुवांशिकी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्या, तो आनुवांशिकी के बारे में अगला जो हमारा हेडिंग आएगा, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी यानी कि इसको जो है इंग्लिश में कहेंगे क्या, तो जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये है क्या, तो अभी हमने जाना क्या, वंशागति या आनुवंशिकता के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने जाना क्या, विभिन्नता के बारे में। तो हम लोग जान लेते हैं आनुवांशिकी के बारे में, यानी कि जेनेटिक्स के बारे में। तो वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, तो आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी की जो नींव डालने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसलिए मेंडल को जो है आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी की नींव डालने वाले जो व्यक्ति हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसलिए जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अब जो है थोड़ा सा हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जानेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में, इनका जो जन्म है 22 जुलाई 1822 में जर्मनी के सिलसिया ग्राम में हुआ था। इनका जो जन्म है 1822
1822 में 22 जुलाई को जर्मनी के सिलसिया ग्राम में हुआ था। इन्होंने प्रयोग किस पर किया? इन्होंने प्रयोग किस पर किया? तो एक मटर के पौधे पर जिसका नाम था उद्यान मटर। प्रयोग किया उद्यान मटर पे, उद्यान मटर पर। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है यानी कि जीव वैज्ञानिक नाम पाइजम सेटाइवम, पाइजम सेटाइवम, ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और इसी पर इन्होंने प्रयोग किया। उद्यान मटर पर जो है मेंडल ने अपना प्रयोग किया। कहाँ पे? तो ये एक पादरी थे और वहाँ पे बगीचे में जो है उन्होंने 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। कितने वर्ष तक? तो 7 वर्षों तक। कब से कब तक? तो 1856 से 1863 तक। 1856 से 1863 तक इन्होंने 7 वर्षों तक लगातार प्रयोग किया और अपने प्रयोगों का जो पूरा विवरण है एक पत्रिका में छपवाया, जो क्या है? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उसका नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो है, इस पत्रिका में जो है उन्होंने अपनी पूरी प्रयोग, पूरी बातों को जो है प्रकाशित करवाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इनके प्रयोगों को उस समय के वैज्ञानिकों ने सही से समझ नहीं पाए। इनके प्रयोगों को उस समय के वैज्ञानिक ठीक से समझ नहीं पाए और ये पत्रिका जो थी ज़्यादा विकसित नहीं थी, ज़्यादा वैज्ञानिक इसे पढ़े नहीं और इसलिए जो है उनका प्रयोग वहीं पे बंद हो गया। मतलब क्या? जो कुछ भी उन्होंने प्रयोग किया कुछ समय के लिए उनके प्रयोग को वहीं पे रोक दिया गया, यानी कि रुक गया। कोई पढ़ेगा नहीं पत्रिका को, जो भी बातें इन्होंने किया वो अन्य को समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा? उसका विकास हो पाएगा? नहीं। तो वहीं पे कुछ समय के लिए इनका एक्सपेरिमेंट रुक गया। ये रुकने का क्या कारण था? सबसे पहली बात कि हम जान लेते हैं कि रुकने का क्या कारण था। तो सबसे पहली बात, जिस पत्रिका में उन्होंने अपना प्रयोग छपवाया था उस पत्रिका को बहुत सारे साइंटिस्ट पढ़ते नहीं थे। जिस पत्रिका में उन्होंने अपना प्रयोग छपवाया उस पत्रिका को बहुत सारे साइंटिस्ट पढ़ते नहीं थे, कम ही साइंटिस्ट पढ़ते थे और इसलिए उसका ज़्यादा फैलाव नहीं हो पाया, ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया। दूसरी बात कि उन्होंने अपना प्रयोग में अधिकांशतः सांख्यिकी का प्रयोग किया था। सांख्यिकी यानी कि गणित का, और जीव विज्ञान गणित को एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब कि जीव विज्ञान में गणित शब्द कहाँ से आ जाएगा? तो इसलिए जो है जो भी उन्होंने बातें लिखी थी उसमें सांख्यिकी का प्रयोग किया था। इसलिए कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जो सांख्यिकी को देख करके उसे हटा देते थे कि ये गणित का विषय है तो इसे हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद से तीसरी बात क्या थी? तो उनका प्रयोग उस समय के वैज्ञानिकों के समझ से परे था, यानी कि जो भी ये प्रयोग किए थे उस समय के वैज्ञानिक उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो ये सब बातें थी जिस कारण कि उस समय जो है इनका प्रयोग विफल होने लगा था। इनका प्रयोग जो है विफल होने लगा था। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के ही पौधे को क्यों चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के ही पौधे को क्यों चुना? तो जान लेते हैं इसके बारे में। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के ही पौधे को क्यों चुना? तो मटर के पौधे में कुछ विशेषता होगी, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने प्रयोग के लिए जो है मटर के पौधे का चुनाव किया। तो मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनाव का कारण, मेंडल द्वारा मटर के पौधों के चुनाव का कारण, चुनाव
का कारण क्या था? कारण आखिर में मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना अपने प्रयोग के लिए? तो सबसे पहला कारण क्या है? तो मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी कि इसे 1 वर्ष में ही उगाया जा सकता है, इससे बीज प्राप्त हो सकता है तथा इसे बगीचों में आसानी से उगाया जा सकता है। पहला कारण क्या था? तो मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है और इसे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है, 1 वर्षीय का क्या मतलब? 1 वर्ष में ही इसे उगाया जा सकता है। ऐसे पौधे जो कि 1 वर्ष में उगाए जाए, यानी कि 1 वर्ष में 2 बार जिन पौधों को उगाया जा सकता है, जैसे कि मटर हो गया, गेहूं हो गया, 1 वर्ष में से 2 बार उगाया जा सकता है, तो इसको बोला जाता है 1 वर्षीय। उसी तरह से द्विवर्षीय पौधे होते हैं जो पूरे 1 वर्ष में उगाए जाते हैं, जैसे कि अरहर हो गया, गन्ने हो गया। और बहुवर्षीय पौधे होते हैं जो कि कई वर्षों तक उनका जीवन अवधि होता है, जैसे कि पेड़ हो गए। तो यहाँ पे जो है 1 वर्षीय का मतलब है कि 1 वर्ष में ही इससे जो है इनके बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये कारण था कि ये जो है अपने प्रयोग के लिए ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है और उन्होंने 1 वर्षीय पौधा होने के कारण इसका चुनाव किया। दूसरी बात कि लक्षणों में विपर्यासी रूप थे। विपर्यासी मतलब एक दूसरे के विपरीत थे। जैसे कि लंबा पौधा होगा तो तने में, तो तने दूसरा जो है बौना पौधा होगा, नाटा पौधा होगा। उसी तरह से बैगनी कलर वाले पौधे होंगे तो सफ़ेद पुष्प वाले पौधे होंगे। मतलब क्या, ये जो लक्षण थे विपर्यासी थे एक दूसरे से, तो लक्षणों के विपर्यासी रूप थे उसमें, लक्षणों के विपर्यासी रूप थे, यानी कि इसको कहेंगे क्या? अल्टरनेट फॉर्म था। उसके बाद से मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं। मटर के पुष्प क्या होते हैं? तो उभयलिंगी होते हैं, यानी कि एक ही पुष्प पर नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों भाग जो है एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। ये जो है पुमंग है। उसके बाद से ये जो है इसका जायांग है, जायांग, और ये क्या है? तो पुमंग है। तो कहने का मतलब है कि मटर के पौधे पर दोनों जननांग, नर और मादा दोनों जननांग, नर जननांग पुमंग और मादा जननांग जायांग दोनों उपस्थित होते हैं। उसके बाद से अगला लक्षण है क्या? कि मटर के पौधे में स्वपरागण होता है, केवल स्वपरागण। परागण क्या होता है? तो इस पुमंग के ऊपरी भाग जो है पुंकेसर है, पुंकेसर परागकोश है, और परागकोश में परागकण होते हैं, और परागकोश का वर्तिकाग्र तक जाना ही, वर्तिकाग्र से जुड़ना ही परागण कहलाता है। और यदि ये स्वयं हो तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और इसमें केवल स्वपरागण ही होता है, पर परागण मनुष्य कृत्रिम ढंग से करवा सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसमें केवल स्वपरागण होता है और इसमें कृत्रिम पर परागण करवाया जा सकता है, कृत्रिम पर परागण करवाया जा सकता है। बात करते हैं अगले कारण की। तो मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे उनके निष्कर्ष निकालने में आसानी होती थी। तो मटर के जो पौधे थे वह एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते थे, अनेक बीज उत्पन्न करते थे। एक पीढ़ी में ये जो है अनेक बीज उत्पन्न करते थे, जिनसे कि उन्हें निष्कर्ष निकालने में आसानी होती थी, जिससे कि उन्हें
निष्कर्ष निकालने में आसानी होती थी। निष्कर्ष निकालने में आसानी होती थी, यानी कि एक बार में जो है ये पौधे बहुत सारे बीज उत्पन्न करते हैं और निष्कर्ष निकालने में आसानी होती थी। तो ये सब कारण था जिस कारण से कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। यहाँ तक बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका अध्ययन कर पाएँ और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर ला पाएँ। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसका टॉपिक होगा वो क्या, तो उन्होंने कितने विप्रयासी लक्षणों को चुना था। तो उन्होंने 7 विप्रयासी लक्षणों को चुना था और उसी पर प्रयोग किए और उसी पर उन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया। और इसीलिए जो है सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन किया हुआ था और इसलिए जो है इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो उन्होंने किन 7 विप्रयासी लक्षणों को चुना इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो 7 विप्रयासी लक्षणों वाले पौधों को चुना। 7 विप्रयासी लक्षणों वाले पौधों को चुना। यहाँ पे हम जो है एक टेबल बनाएंगे और जिसमें जो है हम उन 7 लक्षणों को दर्शा देंगे कि मेंडल ने मटर के इन 7 कौन कौन से लक्षणों का चुनाव किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्रम संख्या। उसके बाद से यहाँ पे लिखा जाएगा लक्षण। उसके बाद से यहाँ पे जो है उसका प्रभावी लक्षण और यहाँ पे जो है उसका अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। यहाँ पे जो है हम केवल उन 7 लक्षणों के नामों को जान लेते हैं और उसके बाद से आगे जो है इन सभी लक्षणों के बारे में एक एक करके अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहला जो लक्षण है क्या, तो लंबाई। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइट। और प्रभावी लक्षण जो होता है वह लंबा होता है। लंबा यानी कि टाल, जैसे कि इतना लंबा। उसके बाद से ये जो अप्रभावी लक्षण होता है वो बौना होता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ड्वार्फ। और ये छोटा होगा, बौना और छोटा। उसके बाद से दूसरा जो होगा क्या, बीज की आकृति, सीड शेप। बीज की आकृति यानी कि सीड शेप। ये क्या है, तो बीज की जो आकृति होती है प्रभावी में गोल राउंडेड, जैसे कि इस तरह से गोल। और अप्रभावी में क्या होगा, तो झुर्रीदार यानी कि रिंकल्ड, जैसे कि बीच बीच में पिचका हुआ। ठीक, बात कर लेते हैं तीसरे लक्षण का क्या, तो बीज का रंग। बीज का रंग यानी कि सीड कलर। तो प्रभावी लक्षण होता है पीला यानी कि येलो, और अप्रभावी लक्षण होता है हरा यानी कि ग्रीन। अगला लक्षण जो विप्रयासी लक्षण क्या है, तो पुष्प का रंग। पुष्प का रंग यानी कि फ्लावर कलर।
तो ये पुष्प का रंग क्या है, तो प्रभावी होगा बैंगनी, बैंगनी इंग्लिश में बोलेंगे वॉयलेट, और अप्रभावी हो जाएगा क्या, सफ़ेद, सफ़ेद यानी कि वाइट। उसके बाद से चौथा जो होगा पांचवा कलर, पांचवा लक्षण जो क्या है, तो पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति, इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। और प्रभावी में होगा कक्षस्थ, कक्षस्थ इसको कहेंगे एक्सियल, और अप्रभावी में होगा अग्रस्थ यानी कि टर्मिनल, अग्रस्थ यानी कि टर्मिनल, टर्मिनल। अब जो है छठा क्या होगा लक्षण, तो फली का रंग क्या होता है, अभी हम एक बार दोहराएंगे, फली का रंग यानी कि पॉड कलर, पॉड कलर। तो यहाँ पे प्रभावी में होगा हरा यानी कि ग्रीन, और अप्रभावी में हो जाएगा पीला, पीला यानी कि येलो। यहाँ पे देखिएगा जो बीज का रंग है वो प्रभावी में पीला है, अप्रभावी में हरा है, लेकिन जो फली का रंग है वो प्रभावी में हरा है और अप्रभावी में पीला है। इसका डिफरेंस याद रखिएगा। आगे सातवां जो होगा फली की आकृति, फली की आकृति, फली की आकृति यानी कि पोड शेप, शेप। तो यहाँ पे होगा फैली हुई, फूली हुई, इन्फ्लेटेड, फूली हुई यानी कि इनफ्लेटेड। और यहाँ पे हो जाएगा सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई, और इंग्लिश में इसको बनेगा कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे जो है हमने 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना, उन्होंने वही हमने यहाँ पे दर्शाया है 7 लक्षणों को। जैसे कि एक दूसरे के जो ये जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे, तो अल्टरनेट करके होंगे, यानी कि जैसे कि लंबा है तो बौना, गोल है तो झुर्रीदार। तो 7 लक्षण कौन कौन से हैं, तो तने की लंबाई यानी कि पौधे के तने की, मटर के पौधे की तने की लंबाई, तो लंबा पौधा होता है उसमें, और तना बौना होता है यानी कि ड्वार। दूसरा जो लक्षण है बीज की आकृति, देखे होंगे कि किसी किसी मटर के बीज जो है गोल होता है और कोई मटर का बीज जो है बीच में पिचका हुआ होता है यानी कि झुर्रीदार। यानी कि गोल जो है प्रभावी लक्षण होगा राउंडेड, और अप्रभावी होगा झुर्रीदार यानी कि रिंकल्ड। उसके बाद से बीज का कलर है यानी कि सीड कलर। बीज का कलर कैसा होता है, तो नाम सुने होंगे पीला मटर, हरा मटर, ठीक है। तो पीला इसका प्रभावी है और हरा इसका अप्रभावी है। उसके बाद से पुष्प का रंग यानी कि फूल जो है किस रंग का है, तो बैगनी कलर का होगा या तो सफ़ेद कलर का, बैगनी कलर का। आप लोग मटर का पुष्प देखे होंगे। उसके बाद से आता है पुष्प की स्थिति यानी कि वह पुष्प कहाँ लग रहा है। जैसे कि यह जो है एक पौधा है, पौधा है, तो ये आपका अग्र हिस्सा है और ये जो है इसका कक्षस्थ है। यदि पुष्प यहाँ पे लग रहा है तो इसको कहा जाएगा क्या, तो कक्षस्थ। ये प्रभावी लक्षण है। यदि अग्र पर लग रहा है तो इसको कहेंगे अग्रस्थ यानी कि टर्मिनल। बात समझिए यहाँ पे। उसके बाद से आता है फली का रंग, जिसमें बीज होता है, जिसमें बीज होता है उसे फली कहते हैं। जिसमें बीज होता है, जो ये फली का रंग है वह फली होता है क्या मटर में, तो जिसमें बीज जो लगते हैं मटर के पौधे में, जिसमें बीज लगते हैं उसी को फली कहते हैं। और फली का रंग कैसा, तो हरा प्रभावी में और अप्रभावी में पीला। तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा यहाँ पे कंबाइनेशन है। देखिए जो पुष्प का रंग है, बीज का जो रंग है वो पीला होता है प्रभावी में, लेकिन जो फली का रंग है वो हरा होता है प्रभावी में।
जो पुष्प का रंग है, बीज का रंग है वो हरा होता है अप्रभावी में, और जो फली का रंग है वो पीला होता है अप्रभावी में। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद से क्या है, फली की आकृति यानी कि पोट शेप, तो प्रभावी में फूली हुई और अप्रभावी में सिकड़ी हुई, यानी कि जिसमें बीज लगता है, किसी किसी मटर की जो फली होती है वो फूली हुई होती है और किसी किसी के बीच बीच में पिचकी हुई यानी कि सिकुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे हमने जो है इस अध्याय का 7 विपर्यासी लक्षणों तक बताया। आगे के टॉपिक की बात जो है अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक इस भाग में इतना ही रहने देते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने मित्रों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।